जो प्रतिनिधि हैं उन्हीं को टीचर और शिक्षक में फर्क नहीं लगता है, उनको ये दोनों चीज़ दो लगता है, शिक्षक ज़्यादा है टीचर कम है। तो इस तरह का बयानबाजी करने वाले लोग, इस तरह का सोच रखने वाले समाज के लिए क्या ही कर सकते हैं। राजनीति में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सब संभव है। तो क्या लगता है अगर मौका मिलता है जदयू में जाने का और चुनाव लड़ने का तो किस्मत आजमाएंगे? जो भी लोग कसम खाने खिलाने की बात करते हैं, ऐसे लोग को समाज अच्छे नज़रिए से नहीं देखता है। आपके पास कुछ प्रूफ है ना सर कि हाँ मेरे पास वक्त आने पे आपको मिल जाएगा। बिहार में आने वाले कुछ महीनों के बाद सियासी तौर पर हंगामा आराई होने वाला है, यानी कि कौन सी पार्टी किसके साथ जाएगी और कौन सी नेता कहां जाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मैं हूं मोतिहारी यानी कि बापू की कर्मभूमि चंपारण में, और नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी के कद्दावर नेता और कोर कमेटी जनसुराज कोर कमेटी के सदस्य डॉक्टर मंजर नसीम के साथ। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा कि आने वाले वक्त में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी का जो विस्तार हो रहा है, हो चुका है, तो वो गठबंधन के साथ मैदान में आएगी या फिर इंडिविजुअल तौर पे अपने उम्मीदवार उतारेंगे सभी विधानसभा क्षेत्र से? अकरम जी, जनसुराज पार्टी का जो मूल उसकी भावना है या जनसुराज पार्टी का जो सोच है वो बिहार को लेकर के है, और बिहार की दुर्दशा का एक कारण गठबंधन की राजनीति है। पिछले 4 दशकों से ये गठबंधन की राजनीति के कारण बिहार पिछड़े और भुखमरी और गरीबी मुफलिसी वाला राज बन गया है। क्योंकि ये कुर्सी का खेल आप लोग देख रहे हैं ना, पूरी जनता देख रही है। ये सत्ता का जो एक दंगल चल रहा है, 3 पार्टियां, प्रमुख पार्टियां बीजेपी, आरजेडी और जदयू के बीच ये खेल चल रहा है, और लोग अब इन सब बातों से एक तरह से आजिज़ आ गए हैं और उन्हें एक साफ सुथरी और ऐसी पार्टी की तलाश है जहां पे किसी भय के कारण, किसी डर के कारण लोग जो वोट देते आए हैं इससे उनको नजात मिले। आने वाले वक्त में गठबंधन होगा किसी पार्टी से या नहीं होगा, या फिर यूं ही अकेले? मैंने कहा कि ये साफ कर जनसुराज गठबंधन की राजनीति को ख़त्म करने आया है, तो हम लोग इन पार्टियों को एक तरह से हाशिए पे कर देंगे जो गठबंधन कर के बिहार का ये दुर्दशा किए हुए हैं। तो हम लोग किसी के साथ गठबंधन कैसे सोचेंगे जब हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए हम जनसुराज पार्टी हमारी पूरे 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। आपकी पार्टी के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रही है, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले देखा गया ऐसे जब बीपीएससी की जब बात आई तो ऐसे खबरें सामने आई कि आपकी पार्टी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट तौर पे बीजेपी के लिए फ़ायदे के लिए काम कर रही है। क्या सच्चाई क्या है? जिन पार्टियों ने राजनीतिक मुफ्तखोरी करके बिहार के सत्ता में बने रहे हैं पिछले 4 दशकों से, उनको मुफ्तखोरी की आदत हो गई है और वो डरा करके लोगों के वोट लेते रहे हैं। बीजेपी वाले डरा के रखते हैं कि मुस्लिम से एक बड़ा वर्ग को डर दिखाते हैं, और वही काम आरजेडी वाले डरा करके, भयभीत करके वोट लेते आए हैं। किया कुछ नहीं इन लोगों ने। तो ये जो इनके डर और भय की एक माहौल क्रिएट करके वोट लेने की प्रवृत्ति है, तो ये इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो यही भय दिखाते हैं। और ये नई बात नहीं है, ये तो ये करते आए हैं। आज जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, जो ये बात बोलते हैं, वो डर पैदा कर करके वोट लेते आए हैं। मुफ्तखोरी
इनकी आदत हो गई है, तो इसलिए इनके पास कोई सोच या कोई योजना नहीं है बिहार को सुदृढ़ करने का, बिहार को विकसित करने का। इसलिए ये चाहते हैं कि वो इनकी घिसी पिटी एक जो रणनीति है, डर दिखा करके वोट लेने का, उसका एक हिस्सा है ये। दिल्ली में हालिया जो चुनाव हुआ है वहाँ पे बीजेपी आई है, तो उसका सबसे बड़ा बीजेपी के आने का कारण देखा गया है कि गठबंधन का ना होना। बीजेपी अलग लड़ी, आम आदमी पार्टी अलग लड़ी और कांग्रेस ने कई सीटों पर आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, करीब 18 सीटों पर, कुछ मार्जिन की वजह से, कुछ परसेंटेज की वजह से। जिसके बाद वहाँ के ख़ासतौर पर दिल्ली के मुसलमानों में, अक़लियतों में एक तरह का भय है कि हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर से बीजेपी खिलवाड़ करेगी। क्या आपको लगता नहीं कि अगर बिहार में चुनाव होगा विधानसभा का, वहाँ पे सभी पार्टियाँ अलग अलग लड़ेगी, तो इससे जो एक तरह से हिंदू इंतहा पसंद जिसको बोलते थे, हिंदुत्व का एक नारा है, उनको एक तरह से बढ़ावा मिलेगा और वो सत्ता में आ जाएंगी? आपने शुरुआत की है दिल्ली स्टेट इलेक्शन से, तो मैं जो समझ पा रहा हूँ 2020 में भी दिल्ली स्टेट इलेक्शन हुए थे। उस वक्त कौन सा गठबंधन था? सभी अपना अपना अलग चुनाव लड़े थे। फुल मेजॉरिटी से, 2/3 मेजॉरिटी से आप पार्टी आई थी, स्टेट इलेक्शंस में चुनाव जीती थी। तो जब उस वक्त बिना गठबंधन के उसकी ये स्ट्रांग पोजीशन थी, आज भी वो बिना किसी अलायंस के चुनाव लड़ी है, तो आज उसने सत्ता गंवाई है। तो ये सिंपली आप देखिए इसको ऐसे कि एक लोकतांत्रिक ये प्रोसेस का हिस्सा है, जीत और हार। ठीक है, उनकी गलतियों से लोगों ने उन्हें इस बार नकार दिया है। हो सकता है उन्होंने ऐसे काम किए हों जिससे जनता नाखुश है, तो इसको आप ऐसे देखें। अदरवाइज बीजेपी वहाँ करीब 27 सालों बाद पावर में आई है। 27 साल के बाद। तो ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसके तहत सबको मौका मिलता है और जनता जो मालिक है वो समझदार है। और आज इतने सालों बाद आज़ादी के जनता कहीं न कहीं शिक्षित हुई है, उसका आंकने का पैमाना पहले से बेहतर हुआ है। और हम समझते हैं कि गठबंधन हो ना हो, लोग अवसर देते हैं सबको और देखते हैं कि कौन क्या करता है। तो बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में गठबंधन की सरकारों को लोगों ने देखा है, कई बार से देखा है। और ख़ास तौर पे नीतीश जो कभी किसके साथ, कभी दूसरे के साथ सत्ता पे काबिज रह रहे हैं, ये भी लोगों ने ये भी फॉर्मूला देखा इनका। और उसके पहले का लालू राबड़ी का राज भी देखा है। और बीजेपी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सत्ता में रही है पिछले 20-18 सालों से। तो कुल मिला के इन तीनों क्षेत्र पार्टियों को लोगों ने देख लिया है, आजमा लिया है। और बिहार की परिस्थिति दिन ब दिन बदतर होती गई है। तो इस पस मंज़र में अब लोग एक नया एक्सपेरिमेंट करने को तैयार हैं बिहार के। आपकी बात सब सही है कि नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ की जनता, पर सवाल वही आकर घूम जाता है कि अगर वोटों का बिखराव होगा तो फ़ायदा चौथे लोगों को होगा, तो उससे एक खास कम्युनिटी जो है, आप भी इसी को महसूस कर रहे हैं, उनका नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। तो क्या नहीं लगता कि आपकी पार्टी को गठबंधन कर लेना चाहिए? नहीं, इस गठबंधन के मतलब समय जो अभी पिछला 3-4 दशक रहा है, गठबंधन का एरा था, इसमें क्या फ़ायदा हुआ है प्रदेश का, आप हमको बताइए। क्या यहाँ के लोगों की जो प्रतिदिन आय है उसमें सुधार हुआ है? यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार हुआ है? लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं?
क्या है इसका जवाब? इसका जवाब ना में है। तो फिर क्यों नहीं लोग एक्सपेरिमेंट करें? और ये पहली बार होने जा रहा है बिहार की राजनीति में कि जहां टिकट का सौदा नहीं होगा, टिकट की खरीद फरोख्त जो यहाँ धड़ल्ले से होती है, आप जानते ही हैं, क्या लोग भी सभी जानते हैं, वो इस बार नहीं होने जा रहा है। और जब टिकट की खरीद फरोख्त होती है तो आप समझिए वो सौदा कौन डील वो करता होगा। ऐसे लोग बालू माफिया, शराब माफिया, क्रिमिनल्स, बेईमानी करके जिन्होंने धन एकत्रित किया है, वो लोग टिकट की दौड़ में सबसे आगे होते हैं। और क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि क्या वो वैसे प्रवृत्ति के लोग समाज के लिए कुछ करेंगे? मोतिहारी जो पूर्वी चंपारण 12 विधानसभा क्षेत्र है, तो आपकी पार्टी पूरे 12 विधानसभा क्षेत्र पर उम्मीदवार चुन चुके हैं या आने वाले वक्त में उसकी प्रक्रिया होगी? ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया पहली बार बिहार के राजनीतिक पटल पे हम लोग लाए हैं और एक वो प्रक्रिया चल रही है अभी, चयन की प्रक्रिया, कैंडिडेट्स के चयन की प्रक्रिया। ये कई लेयर्स में होगी और हम इसको अपने पदाधिकारियों के द्वारा उनकी राय लेकर के, उसके बाद आम जनता की राय लेकर के, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट कुछ एजेंसियों से सर्वे करा करके हमारे जिन लोगों ने आवेदन दिया है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, उनका प्रोफाइल करेंगे और उसमें जो सबसे आगे होंगे, जिनकी छवि, जिनके अंदर योग्यता, सक्षम जो हैं, जो अच्छे मतलब रैंक लेके आएंगे इन सारे प्रोसेस के द्वारा, उनको हम कैंडिडेट निर्धारित करेंगे। तो समझ लीजिए कि ये एक प्रदेश में या पूरे अपने देश में पहली बार एक नया प्रयोग होने जा रहा है। आपकी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगता है कि आपकी पार्टी खास किसी मुद्दे पर खुल के बोलती नहीं है, क्योंकि हम बिहार में जो स्थिति यहाँ पे, तो ये यहाँ पे यादव मुस्लिम का समीकरण चलता आया है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय जनता दल कई बार सत्ता में आई है। तो आपकी पार्टी में बड़ा आरोप लगता है कि आपकी पार्टी मुस्लिमानों के इशू पर खुलकर बोलती नहीं है, क्योंकि मुसलमानों जितने 243 जो सीटें हैं वहाँ पे निर्णायक स्थिति में बिहार के मुसलमान। तो क्या आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर इस चीज़ की कमी है? देखिए अकरम भाई, आप सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं हमारी जो विचारधारा है, हमारे जो सोच है, हमारे जो थिंकिंग है, आप उसको ठीक से फॉलो अगर करते तो आपको ये जानकारी होती कि जिस तरह से जो मुस्लिम वर्ग यहाँ का हाशिए पे कर दिया गया है आरजेडी वालों के द्वारा, क्योंकि उन्हीं को ये ज़्यादातर वोट देते आए हैं। और जिस MY समीकरण की आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ कहने के लिए है, वहाँ राजनीतिक हिस्सेदारी, मुसलमानों की लीडरशिप के लिए कभी वहाँ पे कोई सोच नहीं है उस पार्टी के अंदर। और ये टिकट की खरीद बिक्री में वो सबसे आगे हैं, इसलिए उन्होंने मुस्लिम वर्ग जो आर्थिक और सामाजिक स्तर पे बहुत पीछे चला गया, इसके लिए वो वही दोषी भी हैं। और अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हालिया 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें उस पार्टी के द्वारा सिर्फ 2 कैंडिडेट लाए गए थे, 24 एलोकेट हुए थे उनको इंडिया गठबंधन से। और आप जानते हैं कि सारे मुस्लिम मोस्टली वोट करते थे आरजेडी के लिए, तो उन्होंने अपने जो खाते में 24 सीट आई थी उसमें केवल 2 सीट दिया था मुसलमानों को। तो ये लोगों ने समझा, मुस्लिम वर्ग के लोगों ने इसको महसूस किया कि अरे ये तुम तो हमारी हकमारी कर रहे हो, हमारी राजनीतिक भागीदारी तुम दे नहीं रहे हो, और हम पूरी की पूरी तुम्हारे साथ वोट देते आए हैं। ये अभी से नहीं, उनके पिता के समय से, लालू राबड़ी के रिजिम से लोग वोट देते आए हैं। और यही कारण हुआ
उनके ऊपर लोगों ने, मुस्लिम वर्ग ने विश्वास किया और वो विश्वासघात किया उन्होंने, और इसी के वजह से लोग, मुस्लिम वर्ग के अधिकांश बुद्धिजीवी लोग और भी सामान्य वर्ग के लोग नाराज़ हैं और वो एक विकल्प की तलाश में हैं। और जन स्वराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म उभर के आया है जहां हर वर्ग के लोगों की उनके जो आबादी है उसके अनुपात में उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी दे रही है। तो ये चीज़ मुस्लिम पे भी लागू होता है। और आप जान लीजिए कि यहाँ उनकी आबादी के हिसाब से लगभग 40 विधानसभा सीटों से हम उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं मुस्लिम वर्ग को, जो पहली बार। आप किस सीट से आ रहे हैं, आप किस विधानसभा से आ रहे हैं, बता दीजिए। हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं अपने गृह क्षेत्र नरकटिया विधानसभा तो से। आपके नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के लिए आपके पास क्या मुद्दा होगा खासतौर पर जनता के हित के लिए? देखिए, मैं भ्रमण के दौरान जब मैं ये 3 प्रखंडों पे आधारित है, बंजरिया, छौड़ादानो और बनकटवा, और ये तीनों प्रखंड एक तरह से 543 प्रखंड जो बिहार में है उसमें सबसे कम विकसित और जो सुविधाएं होनी चाहिए वो यहाँ सबसे कम है। और ये आप तो खुद भी अगर लोगों से बात करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि यहाँ के लोगों का जीविकोपार्जन के लिए करके कोई साधन नहीं यहाँ पे। नहीं, वो ठीक है सर, जो नेता मौजूदा है या जो प्रेजेंट में चले गए हैं, आपके पास क्या विज़न है इस क्षेत्र के लिए? आप अगर कैंडिडेट बन के आते हैं जन स्वराज के चेहरे पर, तो इस क्षेत्र के लिए, नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के लिए आपके पास विज़न क्या है? वर्तमान में जो लोग यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके लिए इस क्षेत्र में करने के लिए बहुत बड़ा अवसर था, मगर दुर्भाग्य लोगों का कि इन्होंने उस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। मुझे वहाँ पे पलायन का बहुत गंभीर समस्या लगता है और बेरोजगारी उसका मेन कारण है, जिसकी वजह से लोगों को अपना घर, परिवार, गांव, देश, प्रदेश छोड़ के बाहर जाना पड़ता है और ये हर घर का समस्या है। और तो आप उसे ख़त्म कर देंगे? मैं समझता हूँ, आप आगे सुनिए, जिस प्लान की मैं बात कर रहा हूँ केवल श्रम जो होता है लेबर का प्लान नहीं है। प्लान यहाँ से बुद्धि का भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक भाई बड़ा कॉर्पोरेट इंजीनियर है, उसके काम करने के लिए यहाँ उस तरह के मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं है। मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके लिए बढ़िया यूनिवर्सिटी कॉलेजेस नहीं है, तो वो शिक्षा के लिए प्लान कर रहा है। मेरा भाई बढ़िया एम्प्लॉयमेंट और जॉब के लिए प्लान कर रहा है। मेरे और जो भाई हैं हमारे क्षेत्र के, वो रोज़गार के लिए प्लान कर रहे हैं। और अगर आप पूरे बिहार के परिदृश्य में जाएंगे तो यहाँ से पूंजी का भी प्लान हो रहा है। हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे। तो कुल मिलाकर के पूंजी का प्लान कैसे हो रहा है, जरा बता दीजिए लोगों को। हमारे सम्मानीय जनता को समझाने के लिए हम बता रहे हैं थोड़े से डिटेल में कि ये जो पूंजी का प्लान है ये बिहार के पिछड़ापन का सबसे बड़ा कारण है। होता ये है कि अगर कोई व्यक्ति बैंक में 100 रुपया जमा करता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लॉ है कि 70 से 80 रुपया उसी क्षेत्र, उसी प्रदेश के लोगों को लोन के तौर पे दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि पिछले 40 सालों में ये रेशियो, इसको हम लोग CDR बोलते हैं, CDR रेशियो जो है बिहार में CDR रेशियो 40% है। मतलब कि 100 में 40 रुपये यहाँ के हमारे लोगों को लोन के तौर पे दिया जाता है रोज़ी रोज़गार के लिए। बाकी का पैसा 100 में 60 ये दूसरे प्रदेशों में बैंकों के द्वारा चला जाता है। और इसको नियंत्रित करने के लिए एक कमेटी होती है जिसका सरबराह या जिसका मुखिया
चीफ मिनिस्टर होता है, उसके निगरानी में ये काम करती हैं। बैंकों को वो आदेश नहीं देते हैं कि ये पैसा हमारे ही क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में लोगों को दिया जाए ताकि वो रोजगार करें, रोजगार के अवसर सृजित हों। तो ये एक बहुत बड़ी राशि है और पिछले 30-35 सालों में लगभग 26 लाख करोड़ रुपया बिहार से बाहर के प्रदेशों में चला गया है। ये आप नोट कर लीजिएगा, 26 लाख करोड़ रुपया दूसरे राज्यों में चला गया, जो बहुत बड़ी रकम है, जिसके बारे में यहाँ की जनता को किसी ने नहीं बताया। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा है और यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के जो लोग शासन में और प्रशासन में रहे हैं, इन्होंने हमारे लोगों को जानकारी नहीं दी इस बात की। तो ये बहुत ही गंभीर एक इशू है। पूंजी का प्लान, आपको पता होना चाहिए कि दूसरे राज्यों में 80%, 90%, 95% लोगों को बैंकें वो धनराशि उपलब्ध करा देती है लोन के तौर पे। इसलिए वहाँ के लोगों को ज़्यादा अवसर मिल जाते हैं, ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है रोजगार का। तो ये श्रम का प्लान, पूंजी का प्लान और बुद्धि का प्लान, हाँ, पूंजी, श्रम और बुद्धि सबका प्लान यहाँ से हो जा रहा है। इसलिए ये एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जिस पे केवल जो सजग और बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग अभी लीडरशिप में आ रहे हैं, वही इस बात पर चिंतन कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कहा कि और आप किन बातों पे ध्यान देंगे, तो अकरम भाई आप खुद भी पत्रकार हैं, आपको घूमने का मौका मिलता होगा। आप देख लीजिएगा कि ये जो छौड़दानो प्रखंड है, वहाँ पे एक पीएससी, एडिशनल पीएससी है, खैरवा बेला सड़क के ऊपर ही है। पिछले 10 सालों से वह निर्माणाधीन है। अभी तक उसकी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है, न उसमें डॉक्टर्स बैठते हैं, न उसमें स्वास्थ्य की कोई सुविधा है। तो उसके जिम्मेदार किसको मानते हैं? स्थानीय नेता को या फिर स्थानीय प्रशासन को? मैं कैसे कहूँ, प्रशासन जिम्मेदारी या स्थानीय जो लोग प्रतिनिधि है? बात समझिए, प्रशासन को आप क्यों जिम्मेदार ठहराएंगे? फिर जनप्रतिनिधि का काम क्या है? जनप्रतिनिधि प्रशासन के जरिए ही काम तो कराएगा। बात समझिए, जनप्रतिनिधि प्रशासन के जरिए दूसरे काम कराता है। ये जो कंस्ट्रक्शन है, ऑपरेशन है हॉस्पिटल्स का, स्कूल्स का, इस पे विधि व्यवस्था पे प्रतिनिधि का सोच, उसका अप्रोच ये माने रखता है। और यदि इन कामों में ये विफल है तो इसके लिए स्वाभाविक तौर पर वही जिम्मेदार होंगे जिनको अवसर मिला है। आप शिक्षा की बात को देख लें तो यहाँ पे मतलब क्या कहा जाए, जो प्रतिनिधि हैं उन्हीं को टीचर और शिक्षक में फर्क नहीं लगता है, उनको ये दोनों चीज़ दो लगता है, शिक्षक ज़्यादा है, टीचर कम है। तो इस तरह का बयानबाजी करने वाले लोग, इस तरह का सोच रखने वाले समाज के लिए क्या ही कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को अपने लिए सही और बुद्धिजीवी, विवेक वाले, अच्छी सोच वाले लीडर चुनने का अवसर है अभी, जो उनके लिए अच्छे प्लानिंग योजना करके, उनके लिए रात दिन काम करके इन हमारे लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाएं। तो एक्चुअली आपके जो इलाके में जो बांध का मामला था, अब तो रुक गया है, प्रशासनिक तौर पर स्टे लगा दिया गया है, हालांकि वो मामला अब तक रुका नहीं है। उनके ऊपर जो आपके यहाँ मौजूदा जो विधायक हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगा कि उन्होंने इस काम को आगे कराया प्रशासनिक तौर पर। जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि मैंने ये काम नहीं कराया। यहाँ तक कि वो बोल रहे थे कि हम कुरान और रामायण की बात कर रहे थे कि जो भी आरोप लगाते हैं तो हमसे बात करे, वो उस पर हाथ रखे। आपको क्या लगता है कि इस सच्चाई क्या है आखिर? जो भी लोग कसम खाने खिलाने की बात करते हैं, ऐसे लोग को समाज अच्छे नज़रिए से नहीं देखता है। उनको लोग बेईमान ही कहता है जो कस्में खाने की बात करते हैं। रहा दूसरी बात कि
इस तटबंध निर्माण से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पे है, वो 2020 का है, जिसमें वो माननीय कह रहे हैं कि मैं प्राथमिकता के आधार पर ये बांध नहीं, बनवाऊंगा। माननीय का ये कहना है उस बारे में, उस वीडियो के बारे में, कि हम जो छोटी जो बांध होती है ना उसको बनाएंगे, इस तरह की बड़ी बांध की बात वो नहीं कर रहे हैं। छोटी बांध कहाँ है? कहाँ है छोटी बांध? छोटी बांध बनाकर ना उस पर रास्ता बनाने के लिए, ताकि लोगों का आवागमन बेहतर हो ये जाए। तो गोल पोस्ट बदलने जैसी बात है, गोल पोस्ट बदलने या अपने बात से मुकरने वाली बात है। अब रही अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 2021-22 में जो सरकार की योजना के अप्रूवल के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से अनुशंसा कराई जाती है, तो अनुश्रवण कमेटी के मीटिंग में बाजाप्ता जनप्रतिनिधि, माननीय जनप्रतिनिधि ने उस पर हस्ताक्षर किया। उसके बाद ये योजना अप्रूवल में गई, सैंक्शन हुआ, एलोकेशन हुआ फंड का और काम शुरू हुआ। तो आपके पास कुछ प्रूफ है ना सर कि हाँ मेरे पास वक्त आने पे आपको मिल जाएगा। तो आप इसी तरह उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वक्त पे आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होगा? आपके पास वक्त आने पे मिल जाएगा आपको। अच्छा, रहा मतलब ये बात पूरे सबूत के साथ आप कह रहे हैं? एकदम मैं कह रहा हूँ कि बिना दस्तखत के वो सैंक्शन होता ही नहीं है। जनप्रतिनिधि के आखिर जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, वहाँ पे कोई भी इस तरह का वर्क, चाहे वो लोगों के फायदे के लिए हो या नुकसान हो रहा हो, वो प्रतिनिधि के रिकमेंडेशन के बाद ही शुरू होता है। ये तो कॉमन सी बात है, इस पर कोई ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं है। आपके इलाके में नटकटिया विधानसभा में लड़कियों की जो पढ़ने की जो औसत है बहुत कम है। कोई बेहतर कोई मेडिकल कॉलेज, कोई कॉलेज नहीं है, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, लड़कियों के लिए कोई हॉस्टल नहीं है। इसको लेकर आपकी क्या योजना है इन फ्यूचर के लिए? मैं एक बड़ा सपना देखने वाला आदमी हूँ। सर सपना हर कोई देखता मैं है। सुनिए बता रहा हूँ, सपना दिखाने वाला नहीं, सपना दिखाने वाला नहीं, सपनों का सौदागर नहीं हूँ, लंबी बातें करने वाला नहीं हूँ। मैं धरातल से जुड़ा हुआ इस मिट्टी का बेटा हूँ और इस मिट्टी का कर्ज है हम पे। मैं राजनीति को अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी फायदे के लिए नहीं कर रहा हूँ। मुझे इस राजनीति से कोई इज्जत, मकाम, दौलत, शोहरत नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ फिक्र है तो अपने लोगों की, अपने क्षेत्र के आवाम की, जिनकी हालत जितनी बदतर है बाकी किसी विधानसभा में इतनी नहीं होगी। और एक तो मुद्दा पलायन का हम लोगों ने बात कर लिया, दूसरे एजुकेशन को लेकर के मैं बहुत फिक्रमंद रहता हूँ कि यहाँ पे पिछले इतने सालों में ना एक डिग्री कॉलेज हुआ, ना कोई कॉमर्स, आर्ट्स, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, टेक्निकल कॉलेजेस, ना ही एक यूनिवर्सिटी है इतने बड़े इलाके में। नियम से हर विधानसभा में एक यूनिवर्सिटी, कई एक डिग्री कॉलेजेस और सारे इंस्टीट्यूशंस, बीएड से लेकर के फार्मा, नर्सिंग, आईटीआई और सारे आर्ट्स कॉमर्स से रिलेटेड कॉलेजेस होने चाहिए, ताकि हमारे बच्चियों को बाहर न जाना पड़े या संस्थान के ना होने के कारण ड्रॉप ना कर दें अपना एजुकेशन। तो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, समस्या है, जो हम प्राथमिकता के आधार पर इस पर काम करेंगे। आपके जो माननीय हैं इस वक्त, वो उनका कई खबरें, कई वीडियो सामने आ रही हैं कि वो अब योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, फीता काट रहे हैं, सड़कों का शिलान्यास कर रहे हैं। इसको लेकर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ सर। जब 10 साल बीत गए तो अब होश आया है कि हमको कुछ रचनात्मक या कुछ डेवलपमेंटल वर्क करना चाहिए। तो नहीं, उनका कहना है कि नहीं बहुत सारे काम किए हैं, ये तो थोड़ा बड़ा है, बहुत सारे काम किए उन्होंने। वो शिलान्यास जो कर रहे हैं ना, तो जो ये शिलान्यास अच्छा है,
अब अगला जो आएगा वो उसका काम को पूरा करेगा, उद्घाटन करेगा, उसका शिलान्यास तक ही ये रहेंगे। और हमें लगता है कि चंद महीनों बाद जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो कोई काम नहीं होगा। तो ये महज एक छलावा, एक ये ठगने का और लोगों को मूर्ख बनाने का या एक तरह से झांसा देने का ये प्लान है, सोची समझी मंसूबा है ये। क्या आपको लगता है कि बिहार ये नरकटिया विधानसभा की जनता आप पर भरोसा करेगी? देखिए, मैं तो उनका बेटा हूँ, उनका भाई हूँ। बेटा तो जो भी आएगा वो बेटे ही होगा सर। नहीं तो वो देखना ये है कि सोच क्या है। नहीं, आप भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर, जो आनेंगे वो भी डॉक्टर है, डॉक्टर 3-4 लोग डॉक्टर है। बात डॉक्टर की नहीं होती है, बात सोच की होती है, बात मुद्दों की होती है, बात उनके कर्मठता की होती है, बात उनके वादा निभाने की होती है। और ये तो लोकतंत्र है, लोग अपने लिए सेवक चुनते हैं, न कि अपने लिए नेता चुनते हैं। मेरा मानना है कि हमारे जो माननीय मतदाता हैं वो अपने लिए अच्छा सेवक चुने, जिनका विचार अच्छा हो, जिनकी सोच अच्छी हो। आजकल आप पे जन सुराज का परचम थामे हुए हैं। अगर ऐसा माहौल बनता है राजनीति में, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, जेडीयू से आ सकते हैं अगर जेडीयू मौका देती है तो। बात सुनिए, उस पार्टी का अस्तित्व खतरे में है, बात समझ रहे हैं आप? जदयू का अस्तित्व खतरे में है। सब मैं साफ तौर पे जानना चाह रहा हूँ कि राजनीति में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सब संभव है। तो क्या लगता है अगर मौका मिलता है जदयू में जाने का और चुनाव लड़ने का, तो किस्मत आजमाएंगे? जनाब, मैं रोज़ 10-20 जदयू के नेताओं को, आरजेडी और बीजेपी के नेताओं को जनसुराज में शामिल कर रहा हूँ। आप हमारे बारे में अपडेट रखिए। कल मैंने कितने लोगों के साथ पटना का सत्याग्रह आश्रम में ज्वाइन कराया, आप वीडियोस देखिए। हर पार्टी के लोग हैं, बड़े बड़े नेता। तो आप समझ लीजिए कि हम जिन पार्टियों के अस्तित्व और वजूद को ख़त्म होते देख रहे हैं, क्या मेरे लिए उचित है वैसे जगहों पे जाना? तो ऑन कैमरे आप कह रहे हैं कि आप जनसुराज छोड़कर नहीं जाएंगे, अगर आएंगे तो जनसुराज के बन तले ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जनसुराज से हम लोग उसके आइडिया, उसकी विचारधारा से जुड़े हैं, न कि राजनीति करने के लिए जुड़े हैं। सर एक्चुअली अब ये देखा जा रहा है, सभी लोकसभा हो या विधानसभा हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हर चीज़ को धर्म के आने से दिखाया जाता है। तो आपके लिए ये जो विधानसभा क्षेत्र है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए चैलेंज भरा तो नहीं है कि धर्म और जाति की जो राजनीति है ना, ये काठ की हांडी है, बार बार नहीं चढ़ेगी। उसका एक आपने देख लिया 2024 का लोकसभा में नरेंद्र मोदी का जो एक करिश्मा था वो कम हुआ है, वो उसकी जो एक तेज थी, लहर थी, वो खत्म हो रही है। तो हर चीज़ का एक उरूज होता है, एक जवाल होता है। तो धर्म और जाति की राजनीति का एक समय था, एक कालखंड में वो था, प्रभावशाली था वो, लेकिन अब वो हथियार कमज़ोर पड़ा है। अब लोग अपने अधिकारों की बात, अपने लिए अच्छे सेवक चुनने की बात करने लगे हैं, और जो पार्टी इसका अवसर देगी उनको, वो उसके साथ हो जाएंगे। और आप तो खुद राजनीति पे नज़र रखते हैं, पत्रकार हैं, तो आपसे छुपी हुई बात थोड़ी है कि हम एक अलख जगा रहे हैं लोगों में शिक्षा का, लोगों के जीवन स्तर को उठाने का। तो ये बात उनको भली भांति समझ में आ रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मंजर नसीम, जो आने वाले वक्त में बिहार के मोतिहारी ज़िले के नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के बैनर तले अपनी किस्मत आजमाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले वक्त में असंभव के खेल के बीच किधर जाते हैं। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। धन्यवाद।